नमस्कार। हमारे शैडोज ऑफ क्राइम चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम राजनीति, इतिहास और समसामयिक मुद्दों की गहराई से विश्लेषण करते हैं। यहां आपको मिलेगी हर महत्वपूर्ण घटना की सटीक जानकारी और निष्पक्ष दृष्टिकोण। जुड़े रहें और जानें वह सब कुछ जो है जानना जरूरी। मदन भंडारी मामला, एक गहरी जांच। मदन भंडारी, एक प्रसिद्ध नेपाली राजनीतिक नेता का मामला नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। उनकी मृत्यु और इसके आसपास के रहस्य ने नेपाली राजनीति में कई सवाल खड़े किए हैं। इस लेख में हम मदन भंडारी के जीवन, उनकी मृत्यु के घटनाक्रम और इसके प्रभावों की विस्तृत चर्चा करेंगे। मदन भंडारी का जन्म 27 जून 1952 को नेपाल के ताप्लेजुङ जिले में हुआ था। वे एक ऊर्जावान और करिश्माई नेता थे, जिन्होंने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, माले, के महासचिव के रूप में सेवा की। उन्होंने नेपाली राजनीति में क्रांतिकारी विचारधारा और लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया। मदन भंडारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्राप्त की और बाद में काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका छात्र जीवन उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार देने वाला समय था, जहां वे मार्क्सवाद लेनिनवाद से प्रभावित हुए। छात्र जीवन के दौरान ही वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए और विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़ गए। भंडारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर की। वे जल्द ही अपनी वक्तृत्व कला और संगठनात्मक कौशल के कारण पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। 1980 के दशक में उन्होंने नेपाली राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1990 की जन आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, जिसने नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की। 1990 की जन आंदोलन के दौरान भंडारी ने नेपाल की जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया और अंततः पार्टी के महासचिव बने। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण चुनावी सफलताएं हासिल की और वे नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। मदन भंडारी की मृत्यु 16 मई 1993 को एक रहस्यमय कार दुर्घटना में हुई थी। यह घटना चितवन जिले के दासदुंगा के पास हुई। उनके साथ पार्टी के अन्य प्रमुख नेता जीवराज आश्रित और चालक अमर लामा भी थे। इस दुर्घटना में केवल अमर लामा ही जीवित बचे थे। दुर्घटना के समय भंडारी और आश्रित एक पार्टी कार्यक्रम से लौट रहे थे। कार त्रिशूली नदी में गिर गई और भंडारी और आश्रित की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना कई संदेह और विवादों का कारण बनी। दुर्घटना की परिस्थितियां संदिग्ध थीं और इसे लेकर कई सवाल उठे। घटनास्थल पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे जो यह बता सके कि यह एक साधारण दुर्घटना थी या किसी षड्यंत्र का परिणाम। दुर्घटना में भंडारी और आश्रित की मौत हो गई, जबकि चालक अमर लामा बच गए। लामा ने बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। लेकिन इस बयान पर कई संदेह व्यक्त किए गए। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। दुर्घटना स्थल पर पुलिस और सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के बावजूद कई साक्ष्य गायब हो गए या उन्हें ठीक से संरक्षित नहीं किया गया। जांच और विवाद। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कई समितियां गठित कीं, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सोची समझी हत्या थी, जबकि अन्य इसे मात्र एक दुर्घटना मानते हैं। इस मामले में कई षड्यंत्र सिद्धांत भी उभरे, जिनमें भंडारी के राजनीतिक विरोधियों की संलिप्तता की अटकलें भी शामिल हैं। सरकारी जांच समितियों ने मामले की गहनता से जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। कई महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला। इस बीच स्वतंत्र जांचकर्ताओं और मीडिया ने भी इस मामले की जांच की और कई संभावित षड्यंत्र सिद्धांतों को उजागर किया। मदन भंडारी की मौत के पीछे कई षड्यंत्र सिद्धांत उभरे। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी हत्या उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा की गई थी, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरते थे। अन्य लोगों का मानना था कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था, जिसमें विदेशी खुफिया एजेंसियों की भूमिका हो सकती थी। इन षड्यंत्र सिद्धांतों के समर्थन में कई तर्क दिए गए। उदाहरण के लिए, दुर्घटना स्थल पर मिले साक्ष्य और गाड़ी के ब्रेक फेल होने के संबंध में कई विसंगतियां थीं। इसके अलावा
दुर्घटना के तुरंत बाद सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और जांच में पारदर्शिता की कमी ने भी संदेह को बढ़ावा दिया। मदन भंडारी की मृत्यु के बाद उनका नाम और उनके विचारधारा आज भी नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी पत्नी विद्या भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और उनके नेतृत्व ने भी नेपाली राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। भंडारी की विचारधारा ने नेपाल में वामपंथी राजनीति को नया दिशा दी। उन्होंने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जनवादी केंद्रीयतावाद के सिद्धांत ने नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया। भंडारी के नेतृत्व में पार्टी ने नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक समर्थन प्राप्त किया और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच अपनी जगह बनाई। मदन भंडारी की याद में कई स्मारक और संस्थाएं स्थापित की गई हैं। उनकी विचारधारा और उनके संघर्ष को जीवित रखने के लिए कई पुस्तकें और शोध कार्य भी प्रकाशित हुए हैं। भंडारी के नाम पर कई शिक्षण संस्थान, सड़कें और भवनों के नाम रखे गए हैं। उनके जन्मदिन और मृत्यु के दिन को विशेष आयोजनों के साथ मनाया जाता है, जहां उनके योगदान और विचारधारा पर चर्चा की जाती है। मदन भंडारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विद्या भंडारी ने राजनीति में कदम रखा और अंततः नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उनके नेतृत्व ने नेपाली राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने भंडारी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। विद्या भंडारी का राजनीतिक करियर भी संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने इन सभी को पार करते हुए अपने पति की विरासत को जीवित रखा। मदन भंडारी का मामला एक रहस्यमय और विवादास्पद घटना है, जिसने नेपाली राजनीति में गहरे प्रभाव डाले हैं। उनकी मृत्यु के कारण और इसके पीछे के संभावित षड्यंत्रों को लेकर आज भी चर्चा होती है। उनके जीवन और योगदान को समझने से हम न केवल नेपाली राजनीति के महत्वपूर्ण दौर को समझ सकते हैं, बल्कि यह भी जान सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का विचारधारा और नेतृत्व एक देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। मदन भंडारी के जीवन और उनके विचारधारा ने नेपाल में एक नई राजनीतिक दिशा दी। उनकी मृत्यु ने एक शून्य छोड़ा, जिसे आज तक पूरी तरह से भरा नहीं जा सका है। उनकी विरासत और उनके द्वारा प्रचारित सिद्धांत आज भी नेपाली समाज और राजनीति में जीवित हैं और उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हुए अनेक नेता और कार्यकर्ता उनके पदचिह्नों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं।